नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट में कोरोना महामारी के बीच में हम आपके लिए तमाम खबरें लेके आते हैं जो जागरूक करती हैं, जो बताती हैं कि सिस्टम कैसे कोलैप्स कर रहा है, जो उम्मीद भी बढ़ती है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो इंसानियत का शर्मसार करती है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी के बाद लाशों का नहीं, इंसानियत का दाह संस्कार हो रहा है। क्योंकि आपने आम आदमी को तो बॉर्डर की फाइट में, जब कोई आपराधिक केस हो जाता है तो बॉर्डर में पुलिस उलझी रहती है, बॉर्डर फाइट होती है दो राज्यों के बीच में। लेकिन क्या कभी सोचा था या कल्पना की थी कि शवों के दाह संस्कार के लिए, जी हां, जब आदमी इस दुनिया से चला गया तब उसके दाह संस्कार के लिए भी राज्य आपस में लड़ेंगे, पुलिस को बाकायदा पहरा देने के लिए बैठाया जाएगा और लाशों को दर दर भटकना होगा राज्य की अधिकार सीमा के चलते, सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए, जहां तक नजर जा रही है बस शव ही शव नजर आ रहे हैं। ऐसा केवल एक नदी का मंजर हो ऐसा नहीं है, बल्कि इन दिनों यूपी और बिहार की नदियों में शवों का मिलना मानो आम बात हो गई है। बिहार का बक्सर हो या फिर यूपी का बरेली, हमीरपुर हो या फिर रायबरेली, नदी और घाटों के किनारे शवों का अंबार लगा है। कहीं अधजले शव हैं तो कहीं शवों का बिना अंतिम संस्कार किए ही उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। बक्सर में मिले शवों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी, जहां आरोप लगा था कि शव यूपी से बहकर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच यूपी के गाजीपुर और बिहार के कैमूर बॉर्डर पर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि मानो इंसानियत का दाह संस्कार हो गया। दरअसल बिहार का कैमूर जिला यूपी के गाजीपुर से सटा हुआ है, लिहाजा कैमूर जिले से शव यूपी के गाजीपुर में आते हैं, जहां गंगा नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इलाके के लोगों का कहना है यूपी पुलिस बिहार से आने वाले शवों को लौटा रही है और दाह संस्कार नहीं करने दे रही है। लाश लेके गए थे, उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा। तो बोल रहे हैं कि हमारा योगी सरकार ऑब्जेक्शन किया है कि हमारे जमनिया में लाश नहीं जलाया जाएगा, बिहार के लाश। तो दिक्कत ये है, ये सर यूपी पुलिस रोक रही है। यूपी पुलिस भी कह रही है कि नहीं, हमारे ऊपर से आदेश है। हाँ। बिहार का दुर्गावती थाना और यूपी का जमनिया थाना दोनों बॉर्डर से लगे थाने हैं। बिहार के लोग ककरैत पुल को पार करते गाजीपुर आते हैं, जहां वो शवों का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन बिहार पुलिस भी मानती है कि सोमवार से यूपी पुलिस शवों को लौटा रही है। बिहार का उत्तर प्रदेश में जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है बड़ी माना है। हाँ? माना है। इस दौरान हमने सीमा पर तैनात यूपी पुलिस के जवानों से भी बात की और जानना चाहा कि क्या वाकई में बिहार के शवों को यूपी में आने की मनाही है। तो सुनिए पुलिस ने क्या कहा। रोक रहे हैं सोमवार के शाम से। सोमवार के शाम से। अब तक जब से आप हैं तब से कितने लोगों को वापस भेज चुके हो? अभी तक हम लोग 2 लोग को वापस भेजे हैं। 2 लोग। 2 लाश मैंने रात को लौटा दिया लोग लेके 10 बजे करीब में। और इसके बाद से लाश का आना जाना बंद हो गया है। लाश अभी नहीं जा रहा है। सोमवार से पहले बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले के शवों का अंतिम संस्कार यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे हो रहा था। लेकिन अब यूपी पुलिस शवों को लौटाने लगी है। लेकिन गाजीपुर के डीएम अलग ही बात कह रहे हैं। बिहार और यूपी के शवों को जलाने जैसा कोई आदेश नहीं है। जहाँ जहाँ अंत्येष्टि क्रियाएं निर्धारित हैं वहाँ बिहार के भी लोग आते हैं, यूपी के भी लोग भी करते हैं, गाजीपुर के भी लोग करते हैं, चौसा के भी लोग करते हैं, बक्सर के भी लोग करते हैं। बट कुछ स्थान ऐसे हैं जो गाजीपुर क्षेत्र में ही पड़ता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जो बक्सर और चौसा में भी पड़ता है। तो हर स्थानों पर लोग करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि संक्रामक रोग न फैले, साफ सफाई बनी रहे और दवाओं का वितरण होता रहे, लोगों को हम जागरूक करते रहे, जिससे इस महामारी से लोग निजात पा सकें। गाजीपुर के डीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में उनका फोकस है कि नदी को साफ सुथरा रखा जाए, साथ ही जो शव नदियों में विसर्जित किए जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। यूपी पुलिस बाकायदा इसके लिए नदी के किनारे वाले गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा
के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है। पुलिस लोगों की हर मुमकिन मदद करने का दम भर रही है, साथ ही कोई भी परेशानी होने पर मदद मुहैया कराने की बात भी कर रही है, जिससे कोई भी शव बिना अंतिम संस्कार के रह न जाए। लेकिन इसके साथ ही नदियों में शव बहाने को लेकर प्रशासन सख्त है। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है, तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। पहले कई दिनों से नदियों में शवों का अंबार लगा है, चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी। लिहाजा यूपी सरकार अब नदियों में शवों के विसर्जन को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस जहां लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने गंगा नदी में एसडीआरएफ को तैनात करने का फैसला कर लिया है, जिससे नदियों में जो शव बह रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। यूपी सरकार जहां सख्त एक्शन में है, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में इंसानी गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। शवों को ढोने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ लगातार शिकायत मिलती रही है कि कोरोना काल में लोगों से पैसे वसूले गए, चाहे वो लाश ढोने के नाम पर हो या अंतिम संस्कार करा जाने के नाम पर हो। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर सौदा करने के लिए आए हुए हैं परिजनों का, तो क्या यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है? 5,000 मांग रहे हैं यहाँ से घाट तक पहुँचाने के लिए और सामान का। घाट तक पहुँचाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं? हाँ, कौन मांग? यहाँ के आदमी लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सामान देंगे, यहाँ से लाश वहाँ तक ले जाएंगे, सब मिला के 5,000 लेंगे। हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, खाली इनके सामान का ये पैसा 5,000 मांगे, कफन का और हाँ कफन का ठीक है। आप लोगों से कितना पैसा मांगा जा रहा है? 3500 रुपये मांग रहे हैं। 3500 क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? कह रहे हैं कि सारा इसमें व्यवस्था है, आपको देना है 3500 रुपये, वहाँ के लेके जाना है। पहले बॉडी का जैसे कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में आती थी, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लूटपाट में कोई कम नहीं हुआ है, वो उसी तरह जारी है अभी। गंगा हिमालय से होती हुई गंगा सागर तक जाती है। इस दौरान वो कई राज्यों से निकलती है। यूपी बिहार से होती हुई ये बंगाल पहुंचती है। बंगाल के कई जिलों से गंगा गुजरती है। लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं कि कोरोना से मारे गए लोगों के शव को गंगा नदी में बहाया जा रहा है। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। मालदा वो पहला स्थान है जहां से गंगा बंगाल में प्रवेश करती है। लिहाजा राज्य सरकार ने मालदा जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, जिससे गंगा में कोई भी शव बहकर बंगाल न पहुंच सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पहले सरकारी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, सरकारें कोलैप्स हो रही हैं, अस्पताल व्यवस्था चरमरा रही है, और उस सब के बीच में किस तरह से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है, वो भी सिस्टम में उलझ कर रह जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। हालांकि ये संक्रमण रोकने के लिहाज से किया जा रहा है, ये तर्क भी दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और सिस्टम कोलैप्स की, जो कोलैप्स हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। जब पहली बार 60 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, 45 प्लस वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तो कई सेंटर से खबरें आती थी कि वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी भीड़ उमड़ी है कि जो वैक्सीनेशन के तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और डर है कि कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव सुपर स्प्रेडर ड्राइव में न बन जाए कोरोना के लिए। न सोशल डिस्टेंसिंग, न अपनी बारी का इंतजार, न कतार और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल, बस सभी को करवाना है वैक्सीनेशन। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जब से वैक्सीनेशन का ऐलान हुआ है, वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए लोगों में मानो होड़ लग गई। आलम यह हो गया है कि देश के कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं, तो महाराष्ट्र ने 18 प्लस उम्र के लिए वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लगा दी, क्योंकि वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है। लेकिन जिन सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोलकाता, जहां कुछ दिन पहले तक चुनाव की बयार बह रही थी, लोग रैलियों में ऐसे उमड़ रहे थे जैसे देश से कोरोना गायब हो गया। अब उसी बंगाल में वैक्सीन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग अपनी बारी का इंतजार करने को भी तैयार नहीं, उन्हें तो बस वैक्सीन लगवानी है, फिर चाहे वैक्सीन लगवाने के चक्कर में कोरोना का प्रोटोकॉल भी टूटे या बना रहे।
पूरे देश में इस समय कोरोना काल के दौरान वैक्सीन का हाहाकार मचा हुआ है और अलग अलग शहरों में, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वैक्सीन लेने के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं सरकारी, उन्हें वैक्सीनेट करने की यहाँ पर मुहिम चल रही है पिछले 2-3 दिनों से। यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं और हज़ारों के तादाद में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर कतारों में लोग खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नज़र नहीं आ रहा है। और जो तत्व कह रहा है कि अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लेने के होड़ में लोग इतने तादाद में जुट रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन जहां नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स ही एक सुपर स्प्रेडर का काम कर रहा है। और ठीक इसी तरह का मंजर आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना, बिहार में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ गांव में भी कोरोना ने दबे पांव दस्तक दे दी। जिस वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए कल तक लोग सामने नहीं आ रहे थे, वो वैक्सीनेशन सेंटर कल तक खाली पड़े थे। वहां अब लोगों की कतार लगी। तस्वीरें बिहार के पटना की, जहां लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, लेकिन लोग अपनी बारी का इंतजार करने को तैयार नहीं, बस वैक्सीनेशन के लिए टूट पड़े। वैक्सीनेशन सेंटर ना बन जाए सुपर स्प्रेडर, सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम पटना के कई वैक्सीनेशन सेंटर की ऐसी ही तस्वीर देखते आए हैं जहां पर भीड़ बहुत हो रही है और व्यवस्था की कमी है। देखिए तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरीके से जो वैक्सीन सेंटर्स की भीड़ है वो परेशान कर रही है, क्योंकि लोग जिस तरह से क्यू अप हैं, एक जगह लाइन लगा के खड़े हैं, तो अगर ये इस तरीके से खड़े होंगे, ये वैक्सीन लेने आए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोरोना से बचाव के बदले ये कोरोना लेकर चले जाएं। कैमरे को देखकर भले जो वहाँ पर अधिकारी हैं, जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी, वो बोलने लगे कि आप लोग डिस्टेंस रखिए, लेकिन देखिए किस तरीके की भीड़ इस वक्त सेंटर्स पर है और ये भीड़ परेशान करती है। वैक्सीन लगवाइए, लेकिन इस तरह से भीड़ लगाकर वैक्सीनेशन करवाना किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वैक्सीन के चक्कर में कहीं ये भी सुपर स्प्रेडर न बन जाए। लिहाजा प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वैक्सीनेशन भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोशिश है, लेकिन इस तरह से भीड़ लगाकर वैक्सीनेशन बड़े खतरे को दावत दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इस सबके बीच में आहट है तीसरी वेव की, जिसको लेकर अब इस बार, पिछली बार सेकेंड वेव के अलर्ट्स को तो सरकारों ने कान में उनके तेल पड़ गया था, उन्होंने कुछ नहीं सुना, लेकिन अब तीसरी वेव को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और डरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तीसरी वेव कह रही है कि बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तैयारियां कैसी हैं देश भर में, या सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है? ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। देश में लाशों का अंबार लगा है। दूसरी लहर ने सरकारों की तैयारियों और अस्पतालों की कलाई खोलकर रख दी है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों की सांसों को थाम दिया है। लेकिन तीसरी लहर और भी भयानक हो सकती है। सरकार और प्रशासन को तीसरी लहर का खौफ अभी से सताने लगा है। सवाल उठने लगे हैं कि कोविड का तीसरा स्टेज कितना खतरनाक होगा। अक्टूबर-नवंबर में कोरोना के तीसरे वेव के आने का खतरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ अहम सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। क्या बच्चों के लिए खतरनाक होगी कोरोना की थर्ड वेव? कोरोना के ट्रेंड की बात की जाए तो पहली लहर ने 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रभावित किया। दूसरी लहर ने 20 साल से ऊपर के लोगों पर असर डाला। तो सवाल ये कि क्या तीसरी लहर में बारी बच्चों की है? कुछ जानकार बच्चों के लिए तीसरी लहर को खतरनाक बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पहली लहर में करीब 1% बच्चों पर असर दिखा था। दूसरी लहर में 3.5 से 4% तक बच्चों पर असर देखा जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर में यह आंकड़ा 10% तक पहुंच सकता है। अगर ये लहर आती है तो 18 साल के ऊपर के लोगों को आप इम्यूनाइज कर रहे हैं और 50 ईयर्स के लोगों को पहले इम्यूनाइज कर चुके हैं। तो इन लोगों में इम्यूनाइजेशन होने के बाद जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं है, ऐसे 12 से 18 साल के बच्चे होंगे या 10 से 18 साल के बच्चे, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा स्टैटिस्टिशियन या जो भी लोग हैं जो उसका पढ़ाई करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलेंगे, उनका कयास है ऐसा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि तीसरे लहर से जो हालात पैदा होने वाले हैं उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी, मल्टी लेवल रणनीति बनानी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को युद्ध स्तर पर मजबूत करना होगा।
तीसरी लहर का कहर और बच्चों पर इसके असर को लेकर महाराष्ट्र में खासी चर्चा हो रही है। क्या महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है? देश भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये संकेत दे रहे हैं कि जब कोरोना का तीसरा लहर आएगा तो इससे सबसे ज्यादा खतरा 18 से कम उम्र के युवा और छोटे मासूम बच्चों को हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने तीसरे लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। राज्य के अलग अलग शहरों में छोटे बच्चों के लिए स्पेशल अस्पताल बनने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में हैं। आपको बता दें कि इस कोविड सेंटर में 400 बेड का एक SNCU अस्पताल बनने जा रहा है। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। इस अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए ICU भी होगा, जिसे PICU कहते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अलावा इस अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज के लिए जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं और जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में पीडियाट्रिशियंस टास्क फोर्स बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भी दूसरी ओर स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तीसरे लहर को लेकर सरकार लगातार ICU बढ़ा रही है। खासतौर पर बच्चों के लिए तैयारियां जोरों पर है। कि मध्य प्रदेश में जो तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है उसको लेकर भी तैयारियां लगातार जारी है। बच्चों के लिए खासतौर पर भोपाल एम्स की बात करें तो 100 ICU जो हैं वो अलग से रखे जाएंगे। इसके अलावा निजी हो या सरकारी हो, सभी अस्पतालों में ICU बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। तो लगातार तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही है। जानकार बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्हीं कोविड नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं जिसके बारे में शुरू से सिखाया जा रहा है, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। टीम न्यूज़ नेशन।